Hello, my dear learners. How are you all? I hope you all are doing good. This is Soumya, and I welcome you all to my channel, English Over Chai. Thank you so much, friends, for joining in today's video. आज ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की जो आपकी सीबीएसई बोर्ड की फर्स्ट फ्लाइट बुक है इंग्लिश की, उसका फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड विच इज रिटन बाय जी.एल. फ्यूवेंटिस. जी.एल. फ्यूवेंटिस एक मेक्सिकन राइटर है, मेक्सिको को बिलोंग करते हैं और इन्होंने ये चैप्टर लिखा है, ये स्टोरी लिखी है लेटर टू गॉड. तो किसने ये लेटर लिखा है और गॉड को क्यों लिखा है, क्या ज़रूरत आ गई, यही इस चैप्टर में है. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीखने को मिलता है इस चैप्टर में. तो देखते हैं कि क्या इस चैप्टर में है एंड व्हाट फ्यूवेंटिस वांटेड टू कन्वे टू अस. आज के इस वीडियो में जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑथर के बारे में, फ्यूवेंटिस के बारे में कि वो किस तरह की राइटिंग्स उनकी रहती थी. बहुत ही छोटा सा एक काइंड ऑफ सिंपल इंट्रोडक्शन. फिर आपको मैं चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगी पूरा जो भी है लेटर टू गॉड. देन नेक्स्ट विल बी द वन लाइनर्स. वन लाइनर्स बेसिकली आपके 10 क्वेश्चन आंसर्स होंगे पूरे चैप्टर में. जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं या कुछ ऐसा है जो आपको रिटेन रहे, एक पॉइंट्स टू रिमेंबर की तरह आप इसको समझ सकते हैं. तो आप इसमें सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं कि आपने 10 में से कितने क्वेश्चंस को करेक्टली आंसर किया. 10 on 10 देन इट्स वेरी गुड. और नहीं भी किया है तो भी कोई बात नहीं है, आप वीडियो को बार बार देखिए, आपको अपने आप ही चैप्टर और क्लियर हो जाएगा और समझ में आ जाएगा. अगर नहीं भी समझ आ रहा है, कुछ पूछना है आपसे, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं. वन लाइनर्स बेसिकली आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द ग्लॉसरी. जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स मुझे लगे थे चैप्टर में होंगे, उनको मैंने ग्लॉसरी के फॉर्म में कंपाइल करके लास्ट में दे रखा है. वीडियो के एंड में जाकर के आप उसको देख सकते हैं. बहुत ही सिंपल इंग्लिश में, जो आसान से आसान हो सकता था, समझ में आ सकता था, वैसी मैंने मीनिंग प्रोवाइड करने की कोशिश की है. और उसी के साथ साथ उन वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो भी वहाँ पे दिया हुआ है, ताकि आपको वर्ड्स प्रोनाउंस करने में भी प्रॉब्लम ना हो. और चैप्टर के बीच में भी उन वर्ड्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे भी मैं आपको समझा सकूं. सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन. अब ऑथर के बारे में. Gregorio Lopez Fuentes was born in 1897 in Tlaquiltenango, Morelos, Mexico. इस जगह पे मेक्सिको में ये पैदा हुए थे. He began his writing career in the early 1920s and his first novel La Siringa de Crystal was published in 1914. तो अपना 1920s में इन्होंने अर्ली 1920s में अपना राइटिंग करियर शुरू किया था. पहली नॉवल इनकी ला सिरिंगा डी क्रिस्टल नाम की थी, 1914 में पब्लिश हुई थी. He was awarded the National Prize of Arts and Sciences in 1935. He died in 1966 in Mexico City. तो इनको 1935 में एक नेशनल प्राइज भी मिल चुका है आर्ट्स और साइंसेस के लिए, और मैक्सिको सिटी में इनकी डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी 1966 में. Now we'll begin with our chapter explanation. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The house, यानी कि एक मकान, एक ऐसा पर्टिकुलर, द हाउस मतलब उसको स्पेसिफिकली बोला गया है कि एक हाउस, एक घर. द ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरी वैली में. वैली का मतलब होता है घाटी. घाटी मतलब जो आपने माउंटेन रेंजेस देखे होंगी, माउंटेन रेंजेस में वैलीज भी होती हैं. तो पूरे घाटी में, पूरे उस एंटायर एरिया में, वैली में इकलौता घर था, एक ही घर था, वो घर. सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. क्रेस्ट क्या होता है? क्रेस्ट इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. देखिए हिल्स होते हैं ना इस तरह से, तो लो हिल मतलब जैसे हाई हिल्स होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिनको हम कहते हैं. कुछ पहाड़ ऐसे भी होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं. तो वैसे ही किसी लो हिल पे जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं थी, उसके क्रेस्ट पर, क्रेस्ट यानी कि इस तरह का उसका जो सेंट्रल पीक पॉइंट है, उसका सेंटर पे, उसकी क्रेस्ट पे वो घर बना हुआ था. फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से कोई क्या देख सकता था? इस हाइट पे जो वो घर था, वहां से कोई भी इंसान रिवर देख सकता था और फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, राइप कॉर्न की फील्ड देख सकता था.
यानी कि राइप मतलब हुआ पका हुआ, और कॉर्न मतलब मक्का। यानी कि पके हुए मक्के के जो फील्ड थे, खेत थे, वो देख सकता था और रिवर देख सकता था। वो पके हुए मक्के के खेत कैसे थे? इट दे वर डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। डॉटेड विद द फ्लावर्स क्यों कहा गया है? कि उसमें वहां पे जो मक्के थे वहां पे बहुत सारे फ्लावर्स भी लगे हुए थे, लेकिन जब कोई यहाँ से ऊंचाई से उस घर से उसको देखेगा तो वो जो फूल होंगे वो डॉट्स की तरह, छोटे छोटे कलरफुल रंग बिरंगे डॉट्स की तरह नजर आएंगे, इसलिए इसको डॉटेड कहा गया है। विच ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट मतलब कि जब इतना राइप्ड कॉर्न है, इतनी अच्छी फसल हुई है, तो जाहिर सी बात है एक अच्छा हार्वेस्ट, एक अच्छा हमको यील्ड मिलेगी, एक अच्छा हमें इसके बदले में फसल के बदले में पैसे मिलेंगे। अच्छी हार्वेस्ट को हमेशा ये प्रॉमिस करता था, ये इतना अच्छा फील्ड था कि मिलेगा ही मिलेगा, कहने का ये मतलब है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. एक ही चीज जो अर्थ को चाहिए थी, अर्थ यहाँ पे थोड़ा सा एग्जैजरेट करके बोला गया है, अर्थ का यहाँ पे मतलब है उसका जो फील्ड था, यानी कि सब कुछ तैयार था, फील्ड पूरा रेडी था, रिवर पास में थी, मतलब हर चीज, इरिगेशन की फैसिलिटी थी, पूरी फसल उसकी पक के तैयार हो चुकी थी। सिर्फ एक चीज जो अर्थ को यानी कि उसके खेतों को चाहिए थी, वो था डाउनपोर। डाउनपोर यानी कि अच्छी मूसलाधार बारिश जिसको कहते हैं, बरसात, खूब अच्छे से बारिश होना, वो चाहिए था। या फिर एटलीस्ट एक शार, शार मतलब हल्की फुल्की बूंदाबांदी या फुहार जिसको कहते हैं, कि ना अच्छी बारिश हो तो कम से कम थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए, बस उतना ही अगर मिल जाए तो ये फसल उसकी पूरी रेडी है, तैयार है मार्केट में बिकने के लिए और अच्छे पैसे कमाने के लिए। अब ये खेत किसका था और ये फसल किसकी थी? थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो। अब ये जो नाम आया है सबसे पहले, ये सेंट्रल कैरेक्टर है हमारी स्टोरी का, लेंचो, ये एक फार्मर है। ये उसका जो घर है, वो जो क्रेस्ट पे, वो इसी का, लेंचो का ही है, और उसी का ही वो फील्ड है राइप कॉर्न का। और सुबह से थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचोई जो फार्मर था, जो अपने फील्ड्स को इंटीमेटली जानता था। इंटीमेटली का मतलब होता है किसी को बहुत ही क्लोज तरीके से जानना, बहुत ही गहराई से किसी को जानना, या किसी के साथ जो आपस में जिन लोगों के बहुत ही नजदीक, बहुत गहरे संबंध होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप हस्बैंड वाइफ ले लो, या यू नो फादर सन, फादर डॉटर, मदर सन, ऐसा कोई भी रिलेशन जो क्लोज फैमिली रिलेशंस होते हैं, या फैमिली नहीं भी, फ्रेंड्स में भी बहुत लोगों के साथ आपके क्लोज रिलेशंस होते हैं, उनको हम इंटीमेट कहते हैं, इंटीमेटली कहते हैं। तो लेंचो जो था वो अपने फील्ड्स को बहुत इंटीमेटली जानता था, यानी कि बहुत ही अपने फील्ड से जुड़ा हुआ था, बहुत ही डीपली कनेक्टेड था। उसने क्या किया था? उसने सुबह से कुछ नहीं किया था, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। सुबह से उसने कुछ नहीं किया था, बस एक काम किया था। वो क्या था? कि वो स्काई की तरफ, आसमान की तरफ देखे जा रहा था। और किस डायरेक्शन में देख रहा था? नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था। क्यों देख रहा था? मे बी उस तरफ से उसको उम्मीद होगी कि उस तरफ से बादल आएंगे, या विंड उस तरह से ब्लो कर रही होगी कि उसे लगा होगा कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से क्लाउड्स आएंगे और शायद बारिश होने की संभावना हो, इसलिए वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ में भी देख रहा हो। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। अब वो वुमन कौन है? मे बी उसकी वाइफ हो, पूरा क्लियरली मेंशन नहीं है कि वुमन कौन है, बट ऑफ कोर्स यहाँ से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपनी वाइफ के बारे में ही बात कर रहा है। और वो कहता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि अब सच में बहुत ज़रूरत है, अभी अभी लगता है कि हमें कुछ पानी मिलेगा। गेट सम वाटर, यहाँ किस वाटर के बारे में बात हो रही है? जो बरसात होगी, जो बारिश होगी, उसके पानी के बारे में बात हो रही है। The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." अब ये जो वुमन थी, जो उसकी वाइफ थी, मे बी, वो सपर प्रिपेयर कर रही थी। सपर बेसिकली मील होता है, आपका इवनिंग स्नैक होता है या इवनिंग मील होता है, जो आप डिनर के पहले खाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कम फॉर डिनर कह रही है एंड में। तो डिनर ही होगा, बहुत ही लाइट सा, शाम के टाइम जैसे कुछ लोग जल्दी खा लेते हैं खाना रात का, तो उस तरह से ये मील होता है। तो वो मील सपर प्रिपेयर कर रही थी वो वुमन, और उसने लेंचो को रिप्लाई किया जब उसने कहा कि हमें अब कुछ पानी तो मिलेगा ही मिलेगा वुमन। तो उसने कहा हाँ, अगर
ईश्वर की इच्छा है, अगर गॉड की इच्छा है, गॉड विलिंग मतलब अगर गॉड ने चाहा तो ज़रूर मिलेगा। तो ये पता चल रहा है ओल्डर बॉयज़ और स्मॉलर वन से कि लेंचो के कई सारे यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है। तो जो बड़े लड़के थे उसके, जो बड़े बच्चे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे उसके, जो छोटे लड़के थे, वो लोग घर के पास में खेल रहे थे। यानी कि वो बड़े बच्चे फील्ड पे काम कर रहे हैं, ये लोग घर के पास खेल रहे हैं। कब तक ये काम करते रह रहे हैं? जब तक कि वुमन जो थी, जो खाना बना रही थी, उसने उन सबको बुला नहीं लिया और उसने आवाज दे करके उन लोगों को क्या कहा, कम फॉर डिनर। यानी कि उसने खाना प्रिपेयर कर रही थी, लेंचो आसमान देख रहा था, उसके बच्चे फील्ड्स में काम कर रहे थे, खेल रहे थे, और फिर वुमन ने सबको डिनर के लिए आवाज लगा दी। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. अब जब ये लोग खाना खा रहे थे, जब मील, इट वॉज ड्यूरिंग द मील मतलब जब वो लोग खाना अपना मील खा रहे थे, उसी समय जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था। प्रिडिक्ट करने का मतलब होता है प्रेजेंट सिचुएशन को देख करके फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका अंदाजा लगा लेना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप देखें, अगर अपने घर से या जहाँ पे भी आप रहते हो कि आसमान देखें और आपको काले काले बादल नजर आए, तो आप अपने आप ही एक किसी से डिस्कस करेंगे, आप खुद ही मन में सोचेंगे कि लगता है बारिश होने वाली है, कि थोड़ी देर बाद में बारिश हो जाएगी। एक आपने अंदाजा लगाया। कैसे आपको पता चल रहा है कि बारिश हो जाएगी फ्यूचर में 15-20 मिनट में, आधे घंटे में? क्योंकि आपको दिख रहा है कि काले काले बादल हैं। तो वो उस चीज को जो आप अंदाजा लगा करके फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको बताते हैं, उसको प्रिडिक्ट करना कहते हैं। तो खाना खाते समय वो लोग खाना खा ही रहे थे, और उसी समय ही, जैसे कि लैंचो ने प्रिडिक्ट किया था, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी आसमान से। इन द नॉर्थ ईस्ट के साइड से ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अब यहाँ पे ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स का क्या मतलब है? बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल, यानी कि बहुत बड़े बड़े भारी भारी। माउंटेन्स का मतलब यहाँ पे हेवीनेस से भी है, कि बहुत ही बड़े और हैवी हैवी क्लाउड्स। क्यों वो हैवी क्लाउड्स थे? क्योंकि उनमें पानी भरा हुआ था और वो पानी बारिश के रूप में गिराते हुए चल रहे थे। तो नॉर्थ ईस्ट की साइड से खूब बड़े बड़े माउंटेन्स जैसे भारी भारी से बादल कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी कि आते हुए दिख रहे थे। और एयर जो थी वो बहुत ही फ्रेश और स्वीट थी। स्वीट से यहाँ पे मतलब है बहुत ही अच्छी मंद मंद हवा, जिसको कहते हैं ना कि जो बहुत ही खुशी दे, वैसी हवा चल रही थी और बहुत ही ताजी हवा थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cent pieces, and the little ones are fives." अभी जो मैन कौन है? मैन लेंचो। जो लेंचो है उसके बारे में बात हो रही है कि वो किसी भी, कोई ऐसा रीजन नहीं था जिससे वो बाहर गया हो। बस एक ही रीजन था, और वो क्या था कि वो अपनी बॉडी पर बरसात को फील करने का सुख लेना चाहता था। यानी कि लैंचो जो था, ही वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वो और किसी रीजन से बाहर नहीं गया था, वो बाहर निकल गया किसी और रीजन से नहीं, बस एक रीजन से, बारिश में भीगने के रीजन से। और जब वो वापस लौट कर आया तो उसने एक्सक्लेम किया, यानी कि वो बहुत खुशी से चहकते हुए बोला कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो इस बादलों से, आसमान से गिर रही हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये सिक्के हैं। अब वो यहाँ पर बारिश की बूंदों को, रेन ड्रॉप्स को सिक्कों से कंपेयर कर रहा है, न्यू कॉइन से कंपेयर कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जब बारिश होगी उसकी फसल और अच्छे पूरी तरह से रेडी हो जाएगी मार्केट में बिकने के लिए, और उसको मार्केट में बेच करके वो पैसे कमाएगा। अगर बारिश नहीं होती तो उसकी फसल शायद खराब हो गई होती, उसको नुकसान हो गया होता। तो ये जो बारिश है ये उसके लिए पैसे की तरह है, पैसा लेकर के आ रही है। तो इसलिए यहाँ पे रेन ड्रॉप्स को कॉइन्स की तरह देख रहा है वो लेंचो, कि ये जो बारिश नहीं है ये मेरे लिए तो ये सिक्के हैं, मेरे लिए तो ये पैसा कमाने का तरीका है। तो उसने क्या किया? उसने कहा कि बिग ड्रॉप्स हैं, जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं, वो 10 सेंट पीसेस। अब ये सेंट पीसेस जो है वो वहाँ की करेंसी, जहाँ पे ये स्टोरी बेस्ड है, वहाँ की करेंसी के बारे में बात हो रही है। तो उसने कहा बड़ी बड़ी बूंदे जो हैं वो 10 सिक्कों की तरह है, और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 सिक्कों के बराबर है मेरे लिए। तो यहाँ पर रेन ड्रॉप्स को हमने ये चीज देखी कि कंपेयर किया गया है कॉइन्स से। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain.
अब उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था वो बहुत ही संतुष्टि का था, बहुत ही सेटिस्फाइड था कि मतलब उसने पूरे साल भर मेहनत की अपने फील्ड में और बारिश जो चाहिए थी वो भी हो गई है। तो वो उस चीज़ से बहुत संतुष्ट था, बहुत सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन था उसके चेहरे पे। और उस एक्सप्रेशन के साथ उसने क्या किया, वो रिगार्ड करता था, यानी कि वो समझता था कि जो उसकी फील्ड है राइप कॉर्न की, पके हुए मक्कों की, जो उनके फूलों के साथ जो उसकी फील्ड है, वो जैसे कि बारिश ड्रेप्ड इन द कर्टन ऑफ रेन, मतलब बारिश की चादर में जैसे लिपट गई हो। कर्टन से यहाँ मतलब पर्दा या चादर से है, कि चादर में, और ड्रेप का मतलब होता है लपेटना, कि जैसे वो ड्रेप हो गई हो, लपेट गई हो बारिश की चादर में, यानी कि वो पूरी तरह से बारिश के पानी से ढक चुकी थी उसके जो फील्ड थे। But suddenly, a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. अब ये जो खुशी का मौसम था, ये जो खुशी हो रही थी लैंचो को, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा खुशी खुशी वाला चल रहा था। पर अचानक से हमारी कहानी में एक ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट क्या होता है कि अचानक से बहुत ही तेज स्ट्रॉन्ग ताकतवर विंड, यानी कि हवा चलने लगती है, आंधी चलने लगती है। और रेन के साथ साथ, यानी कि बारिश के साथ साथ, बहुत ही बड़े बड़े हेल स्टोन्स गिरने लगते हैं। हेल स्टोन्स क्या होते हैं? इस तरह से ओले, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ओले पड़ने लगे। हेल स्टोन्स क्यों कहा जाता है? स्टोन की पत्थर जैसे वो देखने में छोटे छोटे पत्थरों की तरह लगते हैं। और सच में अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो, मैंने तो किया है, कि अगर कभी ओले आपके बॉडी पे पड़ते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो रेन के साथ साथ ऐसे हेल स्टोन्स या ऐसे ओले गिरने लगे आसमान से। और ये जो अचानक से मौसम में तब्दीली आई, अचानक से जो मौसम बदल गया, इसने थोड़ा सा एक टेंशन का माहौल ऑफ कोर्स क्रिएट कर दिया। Let's see what in store in the story. These truly did resemble new silver coins. अब जो लेंचो था वो रेन ड्रॉप्स को जो 10 सिक्कों से, 5 सिक्कों से कंपेयर कर रहा था, ये सच में रिजेंबल कर रहे थे। मतलब वो तो सिर्फ एक बात कह रहा था कि ये सिक्कों की तरह है। ये जो हेलस्टोन्स थे, ये जो ओले थे, ये तो सच में रिजेंबल कर रहे थे, यानी कि बिल्कुल देखने में एकदम कॉपी लग रहे थे न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह। यानी कि ये जो ओले थे, ये जो हेलस्टोन्स थे, ये देखने में एकदम सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्कों की तरह सच में रिजेंबल कर रहे थे। रिजेंबल का मतलब होता है बिल्कुल एग्जैक्टली कोई चीज किसी से मैच होना, या किसी को देख करके किसी की याद आना। कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अरे बेटी का चेहरा माँ से मिलता है, कि बेटी जो है वो रिजेंबल कर रही है माँ को, उस तरह से आप समझिए। तो ये तो सचमुच में ओले सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रहे थे। और जो बॉयज थे लेंचो के, वो अपने आप को एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, मतलब कि बारिश में जा करके अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे, यानी कि भीग रहे थे बारिश में। वो दौड़ करके जाते हैं इन फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट करने। फ्रोजन मतलब होता है जमा हुआ, बर्फीला, या बर्फ से जो जम जाता है। और पर्ल्स मतलब मोती, की ये जो ओले थे, ये जो हेलस्टोन्स थे, ये एकदम मोती जैसे और जमे हुए थे, आइस थे, तो ये फ्रोजन पर्ल्स कहा गया है। तो यहाँ पे हेलस्टोन्स को सिल्वर कॉइन्स की तरह भी कहा गया है और फ्रोजन पर्ल्स की तरह भी कहा गया है। तो वो हम लोग भी जैसे दौड़ते हैं ना, जब कभी ऐसे हेलस्टोन्स गिरने लगते हैं, ओले गिरने लगते हैं, तो आप भी ऐसे घर से बाहर दौड़ते होंगे उसको कलेक्ट करने के लिए और हथेली पे रखते होंगे। तो मैंने तो भाई किया है। तो इस तरह से लंचो के जो बेटे थे वो भी जा करके जल्दी से दौड़ करके इन फ्रोजन पर्ल्स को इकट्ठा करने के लिए पहुंच गए। "It's really getting bad now," exclaimed the man. "I hope it passes quickly." It did not pass quickly. For an hour, the hail ran on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. अब ये जो मैन है, यानी कि हमारा लेंचो है, वो ये कहता है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। जो ओले पड़ने लग गए और इतनी तेज तूफान आया है, ये अब धीरे धीरे बुरा होता चला जा रहा है। नाउ इट इज गेटिंग बैड। अब जो है थोड़ा सा मुझे टेंशन हो रही है। आई होप इट पासिस क्विकली। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो तूफान आया है हेल स्टोन्स वाला, ये जल्दी ही क्विकली, बहुत तेजी से निकल जाए, मतलब खत्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो तूफान जल्दी नहीं निकलता। लगभग 1 घंटे तक वो जो हेल था, यानी कि वो जो ओले की बरसात थी, वो कहाँ कहाँ पे बरसी थी? घर पे, उसके हाउस पे, उसके गार्डन में,
बगीचे में, हिल साइड पे, पूरा जो वो लो हिल था उस पे पूरे में, उसके कॉर्न के फील्ड में और पूरी वैली में वो बारिश लगभग हुई थी, पूरी हेल स्टोन्स की। और फील्ड जो था वो बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था, एकदम वाइट लग रहा था उन हेल स्टोन्स की वजह से। ऐसा लग रहा था जैसे नमक से कवर हो गया हो, जैसे नमक उनके ऊपर ढक गया हो, ऐसा देखने में लग रहा था, इतना ज़्यादा सफ़ेद था। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this." एक भी पत्ती, एक भी लीफ नहीं बची थी ट्रीज पे। क्यों नहीं बची थी? कि जब वो पत्थर जैसे ओले आसमान से गिर रहे थे तो उनका वजन इतना ज्यादा था कि पत्तियों पे जो वो पड़ रहा था तो पत्तियां टूटी चली जा रही थी ट्रीज पे, तो एक भी लीफ नहीं बची थी ट्रीज पे। पूरा जो कॉर्न था, जो उसके जो पके हुए मक्के की फसल थी, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। डिस्ट्रॉय मतलब पूरी तरह से बर्बाद हो जाना, तहस नहस हो जाना। जो फ्लावर्स थे वो भी सब चले जा चुके थे प्लांट्स से, प्लांट्स पे कोई भी फ्लावर्स नहीं बचे थे, सब कुछ मसल गए थे, फूल एकदम खराब हो गए थे। और ये सब जो हुआ था, इसके बाद लेंचो की जो आत्मा थी, यानी कि लेंचो का जो पूरा दिल था, वो पूरा दुख से भर गया। जब स्टॉर्म पास हो गया, जब वो पूरा तूफान जो आया था लगभग घंटे भर के लिए, जब वो हो के गुजर गया, तब वो अपनी फील्ड के बिल्कुल बीचों बीच मिडिल में खड़ा होकर के अपने बेटों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। लोकस्ट जो होते हैं वो इस तरह के इंसेक्ट्स होते हैं जिनको हम हिंदी में टिड्डा भी बोलते हैं। ये लोकस्ट जो होते हैं, ये कभी कभी ज्यादातर खेतों में या प्लांट्स में वो चिपक जाते हैं और धीरे धीरे फसल खराब कर देते हैं। प्लेग का मतलब होता है महामारी। महामारी से आप समझ सकते हैं, एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल आज के सिनेरियो में आपको अगर दूं तो वो होगा जो कोरोना वायरस डिजीज अभी लगभग 1 3 साल पहले हम सबने उसको फेस किया है। तो प्लेग जो होता है वो ऐसी डिजीज होती है कि एक कोई उससे तुरंत ही ट्रांसमिट हो गई और मल्टीपल लोगों को वो ट्रांसमिट होती चली गई, या मल्टीपल उसने खराबी करते चले गए, तो वो महामारी होता है। तो लेंचो जो होता है वो अपने बेटों से फील्ड में खड़ा होकर कहता है कि अगर लोकस्ट यानी कि टिड्डों का की महामारी या प्लेग भी फैल जाता मेरे खेत में, तब भी इससे ज्यादा बचता। यानी कि कहने का मतलब है कि वो जो हेलस्टोन की बारिश हुई थी, वो जो स्टॉर्म आया था, वो इतना ज्यादा सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने कि अगर इंसेक्ट्स या कीड़े भी पड़ जाते उसके खेत में तब भी थोड़ी गुंजाइश थी कि कुछ बचेगा। इस स्टॉर्म ने तो सब कुछ तबाह करके रख दिया, वो इतना ज्यादा खराब था। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। लेकिन वो जो हेल था, वो जो ओले की बरसात थी, उससे तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। दैट नाइट वॉज अ sorrowful one. All our work for nothing. There's no one who can help us. We'll all go hungry this year. अब उस तूफान ने, उस हेल ने कुछ भी नहीं छोड़ा। और उस पे लैंचो क्या कहता है कि इस साल, इस बार हमें हमें कोई भी कॉर्न नहीं मिलेगा, हमें कोई भी मक्का नहीं मिलेगा। और वो रात जो थी, जो उन लोगों ने सबने बिताई, वो बहुत ही दुखद रात थी। बहुत सॉरोफुल मतलब बहुत ही दुख वाली, दुखद रात थी वो। और एलांचो क्या कहता है कि हमारा जो इतनी मेहनत थी, हमारा जो वर्क था, वो सब क्या था? कुछ भी नहीं था, नथिंग था। मतलब जो भी हमने साल भर इतना मेहनत किया, वो उसका कोई नतीजा नहीं आया, वो सब बर्बाद हो गया। कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। इस साल हम सब भूखे मरेंगे, हम सब भूखे जाएंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. अब ये सब परेशानियां हो रही थी, सब लोग बहुत ज्यादा दुखी थे, लेकिन उन सबके दिलों में एक चीज ऐसी थी जो जिंदा थी, या कहने का मतलब है, उस सॉलिटरी का मतलब हुआ यहाँ पे अकेलापन या अकेले रहना। कि उन सब लोगों के दिलों में, जो उस वैली के बीचों बीच एक अकेले घर में रहते थे, इकलौता घर था लैंचो का पूरे वैली में,
तो उस सॉलिटरी हाउस में जो लोग रहते थे उन सबके दिल में एक उम्मीद थी, एक आशा थी, और वो उम्मीद क्या थी कि उन्हें गॉड से ज़रूर हेल्प मिलेगी। और इस पे लेंचो कहता है कि इतना अपसेट होने की ज़रूरत नहीं, इतना परेशान दुखी मत हो। भले ही ये लगे कि बहुत ज़्यादा हमें पूरी तरह से हम लोग बर्बाद हो चुके हैं, टोटल लॉस हो चुका है, फिर भी दुखी मत हो। ये याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से का यहाँ मतलब हुआ कि कहावत है, यानी कि एक आम प्रचलन में है, ये लोग ऐसा लोग कहते हैं। तो इसीलिए दे से कि हाँ, लोग ऐसे जनरली कहा जाता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. पूरी रात लेंचो को सिर्फ एक ही होप थी, और वो क्या होप थी कि उसको ईश्वर से या गॉड से हेल्प मिलेगी। गॉड जिनकी आंखें, वो उस जैसा कि उसको इंस्ट्रक्ट किया गया है, किसने इंस्ट्रक्ट किया, मे बी जो लेंचो की मदर या ग्रैंड मदर या उसके घर में जो बड़े रहे होंगे, उन्होंने, हम लोग भी जैसे अपने घरों में नहीं बचपन से सुनते आए हैं कि भगवान सबको देखता है, भगवान सबकी सुनता है, उसी तरह से जैसे कि उसको भी इंस्ट्रक्ट किया गया था, उसकी भी परवरिश हुई थी, उसको सिखाया गया था कि गॉड से उसको हेल्प मिलेगी। वो गॉड कैसे हैं? वो गॉड जिनकी आंखें सब कुछ देख सकती है, वो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ उनको पता है। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस। कॉन्शियंस का मतलब होता है आपकी जो अंतरात्मा होती है, कि जब आपको पता होता है कि मॉरली क्या सही है और क्या गलत है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ये जो हमारे अंदर एक अंतरात्मा हमारी होती है, या एक हमें क्या मॉरली सही है, क्या गलत है, ये जो हमारे अंदर एक अंदर से आता है ना, ये कॉन्शियंस होता है। तो हमारे कॉन्शियंस की गहराई में भी क्या है, वो भी गॉड को पता है, कहने का ये मतलब है। Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to ride. यानी ऑक्स ऑफ अ मैन का क्या मतलब हुआ? ऑक्स ऑफ अ मैन एक फिगरेटिव यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है कि लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी कि ऑक्स जैसे बैल होते हैं ना, बैल कितनी मेहनत करते हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग एनिमल होता है। तो वैसे ही लेंचो भी बहुत ही हार्ड वर्किंग था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। वो अपने फील्ड्स में, अपने खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। जानवरों की तरह मतलब बहुत हार्ड वर्क, बहुत ही लग के, बहुत ही जुझारू होकर के काम करता था। और बहुत ज़्यादा उसकी हायर क्वालिफिकेशंस तो थी नहीं जब वो फार्मर था, लेकिन स्टिल, इसीलिए यहाँ पे लिखा है, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place it in the mail. It was nothing less than a letter to God. अब जो आने वाला संडे था, तो उसमें डे ब्रेक में, यानी कि दिन के समय, उसने लेटर लिखना शुरू किया, जो कि वो खुद कैरी करेगा टाउन तक, यानी कि शहर तक लेकर के उस लेटर को जाएगा और मेल बॉक्स में उसको प्लेस कर देगा। ये जो स्टोरी है, इसकी सेटिंग बहुत ही पुराने समय की है, इसलिए उस समय पोस्ट ऑफिस होते थे। आजकल तो व्हाट्सएप और दूसरे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, उसके थ्रू आप मैसेज करके बात कर सकते हैं। बट पहले लेटर बॉक्स होते थे, उसमें चिट्ठी लोग डालते थे, और फिर जिसकी एड्रेस की चिट्ठी होती थी तो पोस्टमैन लेकर के जाता था और वहां पे चिट्ठी दे के आता था। और पोस्ट मास्टर जो होता था वो उस पोस्ट ऑफिस का हेड होता था। तो इस तरह से ये जो लेटर लिखा लेंचो ने, वो खुद लेकर के टाउन जाएगा और मेल बॉक्स में, यानी कि जो चिट्ठियों का एक लेटर बॉक्स होता था, उसमें वो डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। वो क्या था? वो कुछ कम नहीं था, बस एक लेटर था जो कि लेंचो ने भगवान को या ईश्वर को लिखा था। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops comes because the hailstorm. अब उसने उस चिट्ठी में क्या लिखा था? उसने लिखा था गॉड, ईश्वर, भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं की, अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की, तो मेरी फैमिली और मैं, हम लोग इस साल भूखे रह जाएंगे। मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है।
पेसोस जो है वो मेक्सिकन करेंसी होती होगी, और उस समय जिस समय स्टोरी लिखी गई थी तब 100 पेसोस की वो एक बहुत बड़ी रकम हो सकता है होती हो। तो उसने लिखा कि मैं और मेरा परिवार भूखा रह जाएगा इस साल, मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है ताकि मैं वापस से अपना फील्ड सो कर सकूं, यानी कि उसमें बीज बो सकूं, जो भी फिर से अपना फील्ड तैयार कर सकूं शुरू से। और जब तक के फसल नहीं आ जाती, जब तक के क्रॉप नहीं उग जाती है, तब तक रहने के लिए, खाने पीने के लिए, जीवन यापन के लिए मुझे इतने पैसों की जरूरत है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, फिर उसके आगे उसने नहीं लिखा, यानी कि अंडरस्टूड है कि हेल स्टॉर्म आ गया था, बर्फ का तूफान आ गया था, ओले का, और उसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। तो उसने पूरा सेंटेंस लिखने की बजाय बस इतना एक हिंट कर दिया, बिकॉज द हेल स्टॉर्म। ठीक है। हेलस्टॉर्म आप ये देख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया भी, बर्फ का तूफान किस तरह से जब बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं और ओले से गिरने लगते हैं, फॉल होने लगता है, स्नोफॉल टाइप का होने लगता है, तो ये आपका हेल स्टॉर्म हुआ। स्टॉर्म मतलब तूफान। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to the town. अब वो जो उसने क्या किया कि वो जो लेटर था उसको एक एनवेलप में रखा, एनवेलप पे लिखा टू गॉड, यानी कि ये लेटर जो है वो गॉड के लिए है। आपने एनवेलप्स देखे होंगे कि कभी पूछिएगा या अपने घर में पूछिएगा, इसको हिंदी में हम लिफाफा भी कहते हैं। उसने वो एनवेलप लिया, उसमें टू गॉड लिखा कि गॉड के नाम पे चिट्ठी है, उसके अंदर वो लेटर रखा, और स्टिल ट्रबल, क्योंकि उस वो बहुत परेशान था कि उसका परिवार भूखा रह जाएगा, और अभी वो लेटर लेके जा ही रहा था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अभी भी परेशान था। और उसी परेशानी के साथ वो टाउन में, यानी कि शहर में गया, और वहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस था, उसने वहाँ से एक स्टैम्प लिया, लेटर पे लगाया और उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। जो लेटर लिखते थे पहले के ज़माने में, आज भी अगर कोई लेटर लिखता है तो उसको स्टैम्प किया जाता है, एड्रेस लिखा जाता है कि किसको आपको वो लेटर देना, उस पे स्टैम्प होकर के तब वो लेटर पोस्ट होता है। तो उसने भी वही स्टैम्प करके और उसके बाद जो लेटर बॉक्स था या मेल बॉक्स था उसमें रख दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. अब जब उसने वो मेल बॉक्स में वो लेटर डाल दिया लंचो ने और वो चला गया, तो वहां का जो एम्प्लॉय था उस पोस्ट ऑफिस का, एक एम्प्लॉय पोस्ट ऑफिस का जो था, जो कि एक पोस्टमैन था, और पोस्ट ऑफिस में भी थोड़ी बहुत मदद कर दिया करता था। पोस्टमैन वो होता है जो लेटर्स को इकट्ठा करता है मेल बॉक्स से और उसको कैरी करके साइकिल से या दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से अलग अलग शहर में या अलग अलग जगह पे जा करके जिस जिस एड्रेस का वो लेटर होता है वहां पे दे देता है, जिसको हम हिंदी में डाकिया भी कहते हैं, और जो चिट्ठी होती है उसको डाक भी कहते हैं। तो ये जो एम्प्लॉय था, जो पोस्टमैन था, डाकिया था, और पोस्ट ऑफिस में मदद भी कर दिया करता था थोड़ी बहुत, वो अपने बॉस के पास गया हंसते हुए, लाफिंग हार्टली मतलब बहुत ही जोर जोर से हंसते हुए, एकदम दिल से हंसते हुए, और उनको, अपने बॉस को उसने वो लेटर टू गॉड दिखाया। उसके जो पूरे करियर में, यानी कि वो जो पोस्टमैन था, उसने अपने पूरे करियर में कभी भी ये एड्रेस से कोई लेटर आते हुए नहीं देखा था। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and, tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." अब ये जो पोस्टमास्टर था, एक मोटा सा एमिएबल फेलो था। एमिएबल मतलब होता है फ्रेंडली, जब आप फ्रेंड्स के साथ होता है, बहुत ही फ्रेंडली, मिलनसार बिहेवियर। एक मोटा सा बहुत ही एमिएबल फ्रेंडली सा फेलो था। वो भी हंसने लगा ये देख करके, ब्रोक आउट लाफिंग मतलब कि चुपचाप बैठा है और अचानक से हंसने लगा, ब्रोक्ड इनटू लाफिंग, जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन तुरंत ही, अचानक, तुरंत ही, ऑलमोस्ट सडनली वो सीरियस हो गया, थोड़ा सा गंभीर हो गया। और फिर उसने अपनी डेस्क पे ऐसे लेटर टैप करते हुए, मतलब ऐसी वो बात कर रहा है जैसे हम लोग भी कभी कभी क्या करते हैं ना, कि ऐसे बैठे बैठे कुछ ऐसा फिंगर्स से टेबल पे बजाने लगते हैं, या कोई चीज लेकर के ऐसे टेबल मारने लगते हैं पेन से या कुछ से, वैसे ही वो भी उस लेटर को ऐसे अपने डेस्क पे टैप करते हुए बोलता है, क्या फेथ है इसका, क्या विश्वास है ईश्वर पे। मैं मतलब ये उम्मीद करता हूँ, काश ये जो इस आदमी का फेथ है जिसने ये लेटर लिखा है, ऐसा ही फेथ मुझे भी होता भगवान पे, क्या विश्वास है इसका। मतलब वो बहुत इम्प्रेस हो गया लेंचो से। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड। कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब होता है
सेंडिंग या रिसीव करना मैसेजेस को। जैसे जब हम व्हाट्सएप का या दूसरी मैसेजिंग साइट्स का यूज़ करते हैं, तो हमने किसी को मैसेज सेंड किया, उनका रिप्लाई आया, या उन्होंने पहली बार हमें किया, हमने उसका रिप्लाई किया, तो ये जो सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस है, इसको कॉरेस्पॉन्ड करना कहते हैं या कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं। तो वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गया लेंचो से कि क्या विश्वास है इसका कि इसने भगवान को चिट्ठी लिखी है, काश मेरा भी ऐसे ही विश्वास होता ईश्वर पर। और इसने गॉड के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करना, यानी कि लेटर लिख का आदान प्रदान करना शुरू किया है। मतलब बहुत ही ये उसके लिए हैरानी की बात थी। So, in order not to shake the writer's faith in the God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. अब उसने ये सोचा कि इसलिए कि जो राइटर है जिसने ये लेटर लिखा है, उसका ईश्वर के प्रति जो विश्वास है, जो उसका इतना भरोसा है, वो शेक ना हो, वो हिले ना, उसका भरोसा ना टूट जाए। तो उस पोस्ट मास्टर ने एक आइडिया लगाया, वो एक आइडिया के साथ आया। उसने सोचा कि मैं इस लेटर को, उसने ये आइडिया लगाया कि मैं इस लेटर को आंसर करूँगा, इस लेटर का जवाब लिखूँगा। लेकिन जब उसने वो लेटर खोला, इट वाज़ एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जब उसने वो लेटर ओपन किया, तो ये एविडेंट था। एविडेंट का मतलब होता है प्रूफ, कि यानी कि ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है। इस केस पे एविडेंट का मतलब है कि हाँ, ये तो दिख ही रहा है, ये साफ है, हमारे सामने सबूत है इस बात का कि वो जो आंसर करने जा रहा है लेटर को, उसके लिए उसको अपनी गुडविल, यानी कि जो उसने एक अच्छी इंटेंशन से कि उसकी मदद करेंगे, ये जो उसकी गुडविल है, इससे ज़्यादा भी उसको कुछ चाहिए था ना। और वो क्या था? इंक और पेपर। उसको बिना इंक और पेपर के वो कैसे लेटर लिखेगा? तो गुडविल के साथ-साथ इंक और पेपर की भी ज़रूरत होगी ना लेटर लिखने के लिए। तो दिस इज़ एविडेंट। But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. अब वो अपने जो रेजोल्यूशन था उस पे स्टक रहा। उसने पैसे मांगे किससे? जो वहाँ के एम्प्लॉयज थे पोस्ट ऑफिस के, वहाँ से खुद की सैलरी से उसने थोड़े से पैसे एक पार्ट निकाल करके उस कलेक्ट किया, और कुछ जो उसके जो मेंबर्स थे, जो उसके फ्रेंड्स थे, वो भी ओब्लाइज्ड फील करने लगे कि एक चैरिटी के नाते उन्हें भी कुछ देना चाहिए, यानी कि जगह जगह से थोड़ा थोड़ा करके पैसा जुटाना पोस्ट मास्टर ने शुरू कर दिया। ओब्लाइज्ड का मतलब होता है कि जब आप जैसे कंपेल फील करो, थोड़ा-सा जैसे एक फील करो कि किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया, तो आपके ऊपर एक ये काइंड ऑफ बर्डन हो जाता है, या आप एक बर्डन काइंड ऑफ फील करने लगते हैं कि अरे इसने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो बदले में मुझे भी कुछ तो करना चाहिए। कि एक आप थोड़ा हल्का-सा बहुत लाइट काइंड ऑफ प्रेशराइज़्ड फील करने लगते हैं कि, तो उसको कहते हैं ऑब्लिगेट होना, या एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगना कि उसके बिना हमें चैन नहीं मिलेगा, या उसके बिना हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमारे कॉन्शियस अलाउ नहीं करेगा। तो वो ओब्लाइज होता है कि वो उसके फ्रेंड्स को भी ये लगा कि उनको भी चैरिटी करनी चाहिए, तो उन्होंने भी थोड़े-थोड़े पैसे जमा किए। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. अब उसके लिए 100 pesos जैसी बड़ी रकम इकट्ठा करना बहुत ही इम्पॉसिबल था, नामुमकिन था। तो वो जो उसने क्या किया कि वो फार्मर को केवल आधे से थोड़ा ज़्यादा ही बेच पाया। आधा कितना हुआ? 100 pesos उसने मांगे थे, तो आधा हुआ 50। 50 से थोड़ा ज़्यादा ही वो पैसा जमा कर पाया, और उसने डिसाइड किया कि वो उतने ही पैसे फार्मर को सेंड कर देगा। उसने वो जो मनी थी वो एक एनवेलप पे रखी, इस तरह से एनवेलप होता है, आप देख लीजिए, और उसमें उसने पैसे रखे, और वो जो एनवेलप था उसने लेंचो को एड्रेस किया, यानी कि उस पे लेंचो का नाम वगैरह लिखा, और उस लेटर में सिर्फ एक ही वर्ड लिखा एनवेलप पे, और क्या ही वो लिखता, तो उसने बस एनवेलप पे लिखा गॉड, कि ये गॉड की तरफ से है। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed,
looked on from his office. अब जो अगला संडे आया, फॉलोइंग संडे जो था, उसमें लेंचो जो था वो थोड़ा सा यूजुअल से जल्दी पहुंच गया था, यानी कि जो पिछली बार वो पहुंचा था उससे जल्दी पहुंच गया था। और उसने पूछा, क्योंकि उसको ज़रूरत थी पैसों की, और उसने पूछा कि क्या उसके लिए कोई चिट्ठी आई है। तो वो जो पोस्ट मास्टर था, जो स्टार्टिंग में इफ़ यू रिमेंबर कि हंसने लग गया था और अपने बॉस के पास गया था, उसी पोस्ट मास्टर ने खुद उसको वो लेटर, यानी कि वो एनवेलप पैसे वाला हैंड ओवर किया। और जो पोस्ट मास्टर थे जिन्होंने ये बीड़ा उठाया था कि वो पैसे इकट्ठा करेंगे इस जगह जगह से सबसे, वो एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे थे, वो ऐसा महसूस कर रहे थे कि उन्होंने अपने आप को एक ऐसा आदमी समझ रहे थे जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, यानी कि छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना, छोटी छोटी चीजों में भी सेटिस्फाई हो जाना। तो वो जो पोस्ट मास्टर था वो कैसा अनुभव कर रहे थे, वो ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे थे, वो एक कंटेंटमेंट यानी कि संतुष्टि का भाव महसूस कर रहे थे कि वो इतने संतुष्ट आदमी हैं। उनको किस चीज की संतुष्टि या खुशी हो रही थी कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है। वो अपने ऑफिस से चुपचाप छुप करके ये चीज देख रहे थे कि वो इंसान क्या रिएक्ट करता है। Lenjo showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. अब लेंचो जो था, जब उसने पैसे देखे तो उसके चेहरे पे जरा भी सरप्राइज या हैरानी एकदम नहीं हुई। उसको इतना कॉन्फिडेंस था, मतलब वो इतना कॉन्फिडेंट था, इतना फेथ था उसको भगवान पे, ईश्वर पे, कि उसको था कि मैंने अगर पैसे के लिए लेटर लिख दिया तो पैसे तो भगवान भेजेंगे ही भेजेंगे, मुझे तो वो देंगे ही देंगे। इतना उसको भरोसा था खुदा पर, ईश्वर पर, गॉड पर। और उसके चेहरे पे बिल्कुल भी सरप्राइज का भाव नहीं था पैसे देख के, कि उसको ये पता ही था कि पैसे तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन जब उसने पैसे काउंट किए तो वो गुस्सा हो गया, वो एकदम से नाराज हो गया। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. उसने क्यों ऐसा किया? गॉड जो है, जो भगवान है, वो मिस्टेक नहीं कर सकते, वो गलती नहीं कर सकते, और ना ही वो ये डिनाई कर सकते हैं। डिनाई का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, कि मना कर देना, कि जो लेंचो ने रिक्वेस्ट किए हैं जितने पैसे, वो उसको मना या रिजेक्ट नहीं कर सकते, और ना ही वो कोई गलती कर सकते हैं। अब ऐसा वो क्यों कह रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली उसमें जिसने उतने पैसे मांगे थे उससे कम पैसे थे। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write. With much wrinkling of his brow caused by an effort he had to make to express his ideas. अब तुरंत ही जब उसने पैसे देख के काउंट किया और वो गुस्सा हो गया, तो तुरंत वो विंडो पे गया और उसने पेपर और इंक मांगा। इंक मतलब पेन मांगा। और वहां पे जो पब्लिक राइटिंग टेबल थी, आपने देखा होगा, बैंक अगर कभी आप गए हो तो बैंक में भी छोटी छोटी टेबल्स रखी रहती हैं कि आपको कुछ फॉर्म भरना हो, या किसी ऑफिस में आप जाइए तो आपको एक स्पेस मिलता है टेबल वगैरह का, कि जहाँ पे आप फॉर्म वगैरह फिल कर सकें। वही पब्लिक राइटिंग टेबल होती है। तो वहां पे वो गया, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्राउ, रिंकल मतलब होता है इस तरह से सिकुड़ जाना, सिकुड़न होना। और ब्राउ मतलब आईब्राउज, उसकी जो भौवें थी, जो आईब्राउज थे, वो रिंकल होने लगी, यानी कि सिकुड़ने लगी। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि उसको मेहनत लग रही थी अपने आइडियाज को, यानी कि जो वो सोच रहा है उसको लेटर में लिखने के लिए उसको एफर्ट लग रहा था, दिमाग पे जोर डालना पड़ रहा था, इसलिए उसकी जो आईब्रोज थी वो रिंकल हो रही थी, सिकुड़ रही थी। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जब उसने लिख लिया वो लेटर, तो वो विंडो पे गया एक स्टैम्प खरीदने के लिए, जो उसने लिख किया। लिख करने का मतलब इस तरह से टंग से जब आप लिख करते हैं किसी चीज को, टंग से टच करते हैं तो वो लिख करना होता है। अफिक्स मतलब किसी चीज को जोड़ना या चिपकाना। और फिस्ट का मतलब आपका इस तरह से मुट्ठी या घूंसा बना करके करना करना। तो जब उसने लेटर लिख लिया तो वो विंडो पे गया एक स्टैम्प खरीदने के लिए, जो उसने लिख किया, यानी कि वो जो स्टैम्प था उसके पीछे उसने ऐसा टंग से टच किया, सलाइवा उस पे लगाया, और उसके बाद उसने उसको चिपका दिया, यानी कि वो अपने थूक से उसको चिपका रहा था। बहुत लोग ऐसा करते हैं, दिस इज नॉट द राइट मेथड, बट
जो भी था लेंचो ने ऐसे ही किया, और फिर उस एनवेलप पे उस स्टैम्प को अपने फिस्ट से ब्लो करके कर दिया, यानी कि उसने ऐसे मुक्का मारा उसके ऊपर ताकि वो अच्छे से चिपक जाए एनवेलप पे जो स्टैम्प उसने खरीदा था। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are the bunch of crooks. लेंचो, अब जैसे ही वो लेटर, जिस क्षण वो लेटर मेल बॉक्स में गिरा, पोस्ट मास्टर था वो जो था वो तेजी से गया उसको खोलने के लिए, उस लेटर बॉक्स लेटर को पढ़ने के लिए। यानी कि लैंचो ने तो मेल बॉक्स में लेटर डाल दिया। अब चूंकि वो पोस्ट मास्टर ने इतना कुछ किया था तो ऑब्वियसली उसको क्यूरियोसिटी हो रही थी, जिज्ञासा हो रही थी कि क्या है, तो वो जल्दी से उसने लेटर खोला और उस लेटर में क्या लिखा था। उसने लेंचो ने लिखा था, गॉड, जितना मनी मैंने आपसे मांगा था, जितना मनी के लिए मैंने कहा था, उसमें से सिर्फ 70 पेसोज मुझे मिले, यानी कि 100 में से मुझे सिर्फ 70 पेसोज ही मुझ तक पहुंचे हैं। बाकी के पैसे भी मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन मुझे ये मेल के थ्रू या पोस्ट ऑफिस के थ्रू मुझे पैसे प्लीज़ मत भेजिएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है ना, ये सब एक बंच ऑफ क्रूक्स है। क्रूक्स का मतलब हुआ चोर उचक्के। इस चैप्टर में क्रूक्स का मतलब चोर उचक्कों से है। तो लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज जिसने उसकी इतनी मदद की थी उनको ही क्रूक समझ लिया, उनको ही चोर समझ लिया। उसने ये सोचा कि गॉड ने तो उसको 100 पेसोज ही भेजे होंगे, लेकिन जो 70 पेसोज उसको मिले, इसका मतलब 30 पेसोज जो है वो इन लोगों ने अपने पास रख लिए, इन्होंने ये बेईमानी की और मेरे पैसे हड़प लिए। तो ये लेंचो ने लिखा था, हाउ आयरॉनिकल इज दिस, कि जिसने मदद की उसी के ऊपर चोरी का या उसके पैसे चुराने का इल्जाम लेंचो ने लगाया। सो दिस इज क्वाइट ह्यूमरस ऑल्सो, थोड़ा सा सैड भी है ऑफ कोर्स पोस्ट मास्टर के लिए। एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। आई रियली एंजॉय दिस चैप्टर। आई होप आपको भी ये स्टोरी पसंद आई होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वन लाइनर्स की तरफ। जो 10 क्वेश्चंस हैं, जस्ट एनालाइज कीजिए कि आप इसमें से कितने आंसर्स को सही करेक्टली बता पाए हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, हियर वी गो। वेयर डिड लेंचो लिव, कहाँ रहते थे लेंचो? इन अ स्मॉल विलेज इन मेक्सिको, मेक्सिको के एक छोटे से विलेज में रहता था। हिल के क्रेस्ट के ऊपर उसका घर था। व्हाट वाज लेंचोज ऑक्यूपेशन, क्या ऑक्यूपेशन था लेंचो का? वो एक फार्मर था। What was Lencho expecting after a hard year of work? पूरा साल की मेहनत के बाद वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? एक अच्छी फसल, एक अच्छा हार्वेस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था। What happened to Lencho's crops? क्या हुआ था क्रॉप्स को? Hailstorm destroyed Lencho's crops. Who did Lencho write a letter to? किसको लेटर लिखा था? Letter to God. God को लेटर लिखा था लेंचो ने। How much money did Lencho ask for in his letter? कितने पैसे थे? 100 पेसोज उसने मांगे थे अपने लेटर में। हु इंटरसेप्टेड लेंचोज लेटर, लेंचो के लेटर को किसने इंटरसेप्ट किया था, यानी कि छेड़खानी किसने उसके लेटर को देखा था या खोला था या उसके साथ छेड़छाड़ की थी? पोस्ट मास्टर ने की थी। वॉट डिड द पोस्ट मास्टर डू विद लेंचोज लेटर, क्या किया था पोस्ट मास्टर ने? ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम द टाउन्स पीपल टू हेल्प लेंचो, उसने पैसे जुटाए थे, पैसे जमा किए थे लोगों से जो वहाँ के लोग थे, ताकि वो लेंचो की हेल्प कर सके। हाउ मच मनी डिड लेंचो फाइंड इन द एनवेलप, कितने पैसे मिले थे? 70 पेसोज मिले थे। व्हाट डिड लेंचो डू व्हेन ही फाउंड ओनली 70 पेसोज इन द एनवेलप, क्या किया था? लेंचो ने सेकेंड लेटर लिखा गॉड को, अक्यूजिंग गॉड ऑफ सेंडिंग हिम ओनली 70 पेसोज। उसने एक दूसरा खत लिखा, एक दूसरी चिट्ठी लिखी भगवान को, और उसमें उसने गॉड को अक्यूज किया, यानी कि इल्जाम लगाया कि उन्होंने सिर्फ 70 पेसोज ही क्यों भेजे, बाकी की 30 पेसोज क्यों नहीं भेजे। सो विद दिस वी हैव कम टू द ग्लॉसरी सेक्शन। ये पूरा कलेक्शन है वर्ड्स का। इसका मीनिंग मैं आपको चैप्टर के दौरान ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये सिर्फ एक अलग से आपको दिया हुआ है कि आप सिंपल जो इंग्लिश में इसका मीनिंग है वो आप देख सकें, और कैसे प्रोनाउंस किया जाता है वर्ड्स वो देख सकें। फॉर एग्जाम्पल, ये वर्ड है कॉन्शियंस, इसको कॉन्शंस बोलेंगे।
प्रोनाउंसिएशन इसका ऐसे होगा, और मीनिंग क्या है? अ पर्सन्स मॉरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। जो एक मॉरल होता है आपके अंदर, जो एक मोरालिटी, नैतिकता होती है, नैतिक जो उसकी एक यू नो अंदर से एक सेंस आता है कि क्या सही है क्या गलत है। बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हमको लगता है कि अरे दिमाग कहता है अरे तो क्या हुआ, सब कर रहे हैं तो हम कर ले, लेकिन दिल कहीं ना कहीं कहता है कि नहीं ये गलत है। तो वो हमें हमारे एक्शंस और डिसीजंस में जो गाइड करता है वो हमारी अंतरात्मा, कॉन्शियस होती है। तो इस तरह से ये सारे वर्ड्स मैंने आपको जो भी चैप्टर में डिस्कस किए थे और जिनका मीनिंग मुझे लगा था, मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। I really hope that you have enjoyed the video. If you have liked this video, अगर आपको पसंद आया हो मेरा पढ़ाने का तरीका, then please do like, share and subscribe. Share it with your friends, share it in your family. और तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप नेक्स्ट वीडियो में भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। प्लीज़ जुड़े रहिएगा। और इसी के साथ दिस इज सौम्या साइनिंग ऑफ। टिल देन टेक केयर। पढ़ते रहिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। बाय बाय।